GCD of two numbers n1 n2 दो नंबर्स कंसीडर करते हैं, इसका GCD कंसीडर करते हैं नंबर 4 and 6। GCD is हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहा जा सकता है ऐसा नंबर जो दोनों, ऐसा बड़ा नंबर जो दोनों को साथ में डिवाइड करता हो। 4 and 6 के लिए GCD क्या होगा? 4 and 6 के लिए GCD 2 होगा, वही 5 and 6 है तो GCD 1 होगा, देन 12 and 6 है तो GCD 6 होगा। ठीक है, GCD ऑफ टू नंबर्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इसके लिए ये दो नंबर्स n1 n2 इन दोनों नंबर को हम लोग साथ साथ डिवाइड करेंगे, दोनों नंबर साथ साथ डिवाइड करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि मिनिमम GCD 1 है और मैक्सिमम दो में से कोई एक नंबर, तो दोनों को साथ में 1 से डिवाइड करेंगे, GCD दोनों 1 से डिविजिबल है, GCD इक्वल टू 1। दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे, दोनों 2 से डिविजिबल है, GCD इक्वल टू 2। दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिविजिबल नहीं है तो GCD 2 वैसे ही रहेगा। 4 से डिवाइड करेंगे, GCD दोनों साथ में डिवाइड नहीं हो रहे, एक डिवाइड हो रहा है दूसरा नहीं हो रहा है, ऐसी केस में GCD 2 ही रहेगा। इसे स्टेटमेंट फॉर्म में फ्रेम करते हैं, हैश इंक्लूड वॉइड मेन वेरिएबल्स, इंटीजर में नंबर्स के लिए एक n1 दूसरा n2, GCD के लिए वेरिएबल GCD, फॉर लूप यूज करेंगे वेरिएबल i की जगह में यहाँ k यूज करा, CLR SCR सी आउट, दो नंबर यूजर से कलेक्ट करेंगे, सी आउट एंटर टू नंबर्स, पहला नंबर वेरिएबल n1 में स्टोर करेंगे यूजिंग सी इन स्टेटमेंट, सी इन n1 सी इन n2, पहला नंबर n1 में स्टोर हो गया, दूसरा नंबर n2 में। अब दोनों नंबर्स को साथ साथ प्रोसेस करना है, फॉर k इक्वल टू 1, k लेस देन इक्वल टू या तो n1 या फिर n2, k प्लस प्लस, दो में से किसी एक नंबर तक या तो n1 या फिर n2 तक प्रोसेस करेंगे। क्या प्रोसेस करना है? दोनों नंबर को साथ साथ डिवाइड करेंगे, n1 मॉड k इक्वल टू 0 एंड दोनों को साथ में, दोनों की डिविजिबिलिटी साथ में चेक करेंगे, n1 मॉड 2 n1 mod k इक्वल टू 0 एंड n2 mod k इक्वल टू 0। अगर दोनों साथ में डिविजिबल है तो GCD इक्वल टू k होगा, जैसे k इक्वल टू 1 है, n1 1 से डिविजिबल है, n2 भी 1 से डिविजिबल है तो GCD इक्वल टू 1। k की वैल्यू 2, n2 2 से डिविजिबल है, n1 2 से डिविजिबल है, n2 भी 2 से डिविजिबल है तो GCD इक्वल टू 2। k इक्वल टू 3, n1 डिविजिबल नहीं है, n2 डिविजिबल है, एंड ऑपरेशन है, एक कंडीशन फेल हो गई तो GCD की वैल्यू चेंज नहीं होगी, 2 है वैसे ही रहेगी। देन n1 इक्वल टू k इक्वल टू 4 कंसीडर करते हैं, k इक्वल टू 4 के लिए n1 डिविजिबल है, n2 डिविजिबल नहीं है, ऐसे में फिर से एक कंडीशन फेल हो रही है, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ये कंडीशन फेल हो रही है और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एक नहीं हो रही है एक हो रही है, ऐसी केस में फिर से GCD की वैल्यू चेंज नहीं होगी। GCD की वैल्यू तभी चेंज होगी जब दोनों कंडीशन साथ साथ में सेटिस्फाई होती। GCD इक्वल टू k, लूप खत्म होने पर GCD आउटपुट में डिस्प्ले कर देंगे, सी आउट स्लैश n GCD इक्वल टू वेरिएबल k नहीं GCD वेरिएबल आएगा, GCD गेट ch देंगे, इसको एंड करेंगे। लिखो देन इसी को मॉडिफाई करते हैं, GCD एंड LCM ऑफ टू नंबर्स, GCD एंड LCM ऑफ
एलसीएम क्या होगा? एलसीएम एलसीएम 4 और 6 है तो एलसीएम कितना होगा? 12 होगा बराबर 5 और 6 है तो 30 होगा। 12 और 6 है तो मेरे ख्याल से 12 होना चाहिए बराबर। तो हम लोग एलसीएम के लिए फॉर्मूला बना सकते हैं एलसीएम इक्वल टू n1 मल्टीप्लाइड बाय n2 स्लैश जीसीडी। चेक करो तो बन सकता है क्या? बनेगा? एक वेरिएबल एलसीएम ऐड करेंगे यहाँ पे। ये कंसेप्ट सेम ऐसा ही रखेंगे जीसीडी कैलकुलेट करने तक। एक बार जीसीडी मिल गया तो एलसीएम आसानी से कैलकुलेट हो सकता है। एलसीएम इक्वल टू n1 मल्टीप्लाइड बाय n2 स्लैश जीसीडी। दोनों को आउटपुट में डिस्प्ले कर देंगे। सी आउट स्लैश एन जीसीडी इक्वल टू वेरिएबल जीसीडी सी आउट स्लैश एन एलसीएम इक्वल टू वेरिएबल एलसीएम। इसके बाद गेट ch देंगे, प्रोग्राम को एंड करेंगे। दो ऑपरेशंस साथ साथ में, एक तो जीसीडी दूसरा एलसीएम। नेक्स्ट देखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ये कैसा होता है, क्या होता है प्राइम नंबर? जिसमें दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ऐसा नंबर जिसमें दो फैक्टर्स होंगे, एक तो खुद वो नंबर होगा और दूसरा 1 होगा, उस नंबर को प्राइम कहा जाता है। फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2। यस। 1 प्राइम नहीं है? 1 है नहीं है? नहीं। 1 अगर कंसीडर करते हैं तो 1 में सिर्फ एक ही फैक्टर है, एक तो 1 ही है। देन 2 है तो 2 से स्टार्ट अगर करते हैं, 2 में 1 है और 2 है, ऐसे दो नंबर्स है। देन 3, 5, 7, 11, 13, 15 प्राइम है क्या? नहीं है। 17, 19, 21 है क्या प्राइम? 23, 27, 29। तो ऐसे नंबर जिसमें दो ही फैक्टर्स होंगे उनको प्राइम नंबर कहा जाता है। इसमें भी हम लोग जीसीडी की तरह ही कंसेप्ट यूज करेंगे। जीसीडी का ही कंसेप्ट यूज करेंगे। डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। ये चेक करेंगे कि नंबर किसी और से डिविजिबल तो नहीं है। 1 और खुद के अलावा किसी और से अगर डिविजिबल है तो नंबर प्राइम नहीं है। अगर ये नंबर, कोई नंबर यूजर ने एंटर किया है, वो नंबर या तो 1 से डिविजिबल होगा या फिर वो खुद से डिविजिबल होगा, तब प्राइम है। किसी और से डिविजिबल है तो वो नंबर प्राइम नहीं होगा। इसलिए इसमें भी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे जैसे जीसीडी में चेक किए थे। हैश इंक्लूड void main इंटीजर में नंबर के लिए वेरिएबल n। फॉर लूप यूज करेंगे वेरिएबल i और एक वेरिएबल a इक्वल टू 1 कंसीडर करते हैं। a इक्वल टू 1 फॉर प्राइम नंबर। हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो नंबर यूजर ने एंटर किया वो प्राइम है, और जहां हमको पता चलेगा कि नंबर प्राइम नहीं है, a की वैल्यू 0 कर देंगे। CLR is CR, नंबर यूजर से कलेक्ट करेंगे। स्टेटमेंट बोलो क्या बनेगा? नंबर यूजर से कलेक्ट करना है।
बराबर उसके आगे सी आउट एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, और इसे स्टोर करेंगे वेरिएबल n में यूजिंग सी इन स्टेटमेंट, सी इन n। यहाँ वेरिएबल n है, n1 नहीं है, n लिया है, सी इन n। देन इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, 2 से चेक करेंगे। अगर नंबर 0 है या फिर 1 है, तो पैरेलल लाइंस क्या रिप्रेजेंट करते हैं? This parallel line represents OR operation if n equal to 0 or n equal to 1। तो प्राइम है क्या? n is not a prime number। अगर n 0 है या फिर 1 है तो n प्राइम नहीं है। else for I equal to 2, 0 और 1 चेक कर लिए हम लोग, अब 2 से चेक करेंगे इसको, डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 2 से लेके नंबर लेस देन n, उसके पहले तक जहां भी नंबर है। एक्चुअली नंबर n मैक्सिमम डिवाइड होगा उसके हाफ तक, उसके हाफ तक मींस 10 अगर है तो 10 5 से मैक्सिमम डिवाइड होगा, उसके ऊपर के नंबर से डिवाइड होना पॉसिबल नहीं है। तो इसको i लेस देन इक्वल टू n बाय 2 किया जा सकता है, i लेस देन इक्वल टू n बाय 2, i लेस देन इक्वल टू n बाय 2 किया जा सकता है। फॉर i इक्वल टू 2 से स्टार्ट करेंगे, 0 और 1 को चेक नहीं करेंगे, यहाँ पे 2 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे अप टू लेस देन n, या फिर i लेस देन इक्वल टू n बाय 2 i प्लस प्लस। क्या चेक करना है हमको? इफ n mod i इक्वल टू 0, ये n 2 से डिविजिबल है, इक्वल टू 0 मींस 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब प्राइम नहीं है। प्राइम नहीं है तो जो a हमने 1 कंसीडर किया था उसको 0 कर लेंगे। यहाँ डायरेक्ट मैसेज नहीं देंगे क्योंकि i इक्वल टू 2 के बाद 3 से भी ये चेक होगा, 4 से भी चेक होगा, और एक बार इसकी वैल्यू 0 हो गई तो 1 करने के लिए बीच में कहीं पे हमने स्टेटमेंट नहीं दिया। एक बार कहीं पे अगर 0 हो गया, जैसे पहली बार ये 2 है, 2 से डिवाइड कर रहा है और 2 से ही चेक करते वक्त नंबर डिवाइड हो गया तो a इक्वल टू 0 हो जाएगा। आगे भले फिर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है तब भी a की वैल्यू 0 हो गई, a की वैल्यू 0 हो गई तो नंबर प्राइम नहीं है। इसको आगे चेक करेंगे n की a की वैल्यू से। इफ a इक्वल टू 1, सी आउट, आखिरी तक अगर n a की वैल्यू 1 है तो n इज अ प्राइम नंबर, else सी आउट n is not a prime number। गेट ch देंगे, एंड करेंगे। हमने शुरुआत में a इक्वल टू 1 कंसीडर किया ये सोच के कि नंबर प्राइम है, यूजर ने जो नंबर एंटर किया वो प्राइम होगा, उसकी वैल्यू n में स्टोर, नंबर जो भी यूजर ने एंटर किया उसे n में स्टोर कर दिया, n को चेक किया 0 है क्या, 0 है या फिर 1 है, अगर 0 है या 1 है तो नंबर प्राइम नहीं है। लेकिन अगर n की वैल्यू इसके अलावा कुछ है तो हमको इसकी डिविजिबिलिटी चेक करना है 2 से लेके नंबर के पहले नंबर तक। उसके लिए n mod i इक्वल टू 0, अगर यहाँ डिविजिबल है तो a को 0 कर देंगे। a 0 हो गया इसका मतलब नंबर डिविजिबल है, नंबर डिविजिबल है तो प्राइम नहीं है। आखिरी में a को चेक कर लेंगे, अगर a आखिरी तक 1 है तो नंबर प्राइम है, और a की वैल्यू चेंज हो गई तो नंबर प्राइम नहीं है। नेक्स्ट प्रोग्राम फिबोनाची सीरीज। सुना है किसी ने फिबोनाची सीरीज क्या होता है?
क्या होता है, बराबर। इसमें फिबोनाची सीरीज अगर हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट नंबर 0, सेकेंड नंबर 1, नेक्स्ट नंबर इन दोनों को ऐड करके जनरेट होगा 1 + 0 + 1 1, देन 1 + 1 नेक्स्ट नंबर जनरेट होगा 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, ऐसे आगे टर्म्स जनरेट होते जाएंगे। पहले दो नंबर्स डायरेक्ट लेंगे 0 एंड 1, पहले दो नंबर 0 एंड 1 डायरेक्ट लेंगे, 0 + 1 ये थर्ड नंबर बनेगा, इन दोनों को ऐड करके थर्ड नंबर, इन दोनों को ऐड करके नेक्स्ट नंबर, इन दोनों को ऐड करके नेक्स्ट नंबर। हर एक टर्म इसके प्रीवियस 2 टर्म्स को ऐड करके जनरेट होता है। हर एक टर्म, कोई एक टर्म कंसीडर करते हैं तो इसके प्रीवियस जो 2 टर्म्स है, ये नंबर भी इसके प्रीवियस 2 टर्म्स जो है, या फिर ये नंबर इसके जो प्रीवियस 2 टर्म्स है, उन दोनों को ऐड करके बनाया जाता है। पहला नंबर इसे कंसीडर करते हैं f0, दूसरा नंबर f1, तीसरा नंबर कंसीडर करते हैं f2। f2 हमने बनाया है f0 + f1। ये स्टेटमेंट्स देखो ध्यान से, अगर ये स्टेटमेंट्स फ्रेम हो गए तो ऑलमोस्ट ये अपना प्रोग्राम बन जाता है। नेक्स्ट टाइम f2 जिसमें f2 ये बनेगा इन दोनों को ऐड करके, तो इसके लिए ये नंबर f0 होगा और ये f1 होगा। सेम वैसे ही आगे यहाँ पे 3NF2 होगा, तो इसके पहले के 2 टर्म्स ये होंगे f0, इधर f1। इसमें f1 की वैल्यू कॉपी होगी f0 में, f1 की वैल्यू कॉपी होगी f0 में। f1 की वैल्यू f0 में कॉपी करने के लिए क्या स्टेटमेंट बनेगा, f1 की वैल्यू f0 में कॉपी करने के लिए क्या स्टेटमेंट बनेगा, f0 = f1। उसी तरह से f2 की वैल्यू हमको कॉपी करना है f1 में, f2 की वैल्यू f1 में कॉपी करना है, f1 = f2। अगर ये 3 स्टेटमेंट फ्रेम होते हैं तो अपना प्रोग्राम बन जाता है। इसी स्टेटमेंट्स को मुझे रिपीट करना है नंबर ऑफ टाइम्स। नंबर ऑफ टाइम्स मींस जितने नंबर ऑफ टर्म्स देना है उसके अकॉर्डिंग। अगर हम लोग फिबोनाची सीरीज ऑफ 15 टर्म्स देखते हैं, फर्स्ट 15 टर्म्स, तो फर्स्ट 15 टर्म्स के लिए 2 नंबर्स डायरेक्ट डिस्प्ले करेंगे, पहले 2 नंबर डायरेक्ट लेंगे, तो हमको इस स्टेटमेंट को रिपीट करना है 13 टाइम्स। पहले 2 नंबर डायरेक्ट लेंगे तो इस स्टेटमेंट को मुझे रिपीट करना है 13 टाइम्स। #include void main integer f0 with initial value 0, f1 with initial value 1 and f2। इसके अलावा वेरिएबल i चाहिए होगा लूप के लिए, नंबर ऑफ टाइम्स के लिए। f0, f1, f2 तो यहाँ पे हम लोगों ने लिए हैं, वही वेरिएबल्स है। CLR SCR, यहाँ इनपुट की जरूरत नहीं है, या अगर नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता हो तो यूजर से नंबर ऑफ टर्म्स n में कनेक्ट किए जा सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग लूप चलेगा। यूजर से कोई इनपुट नहीं चाहिए हमको। सी आउट स्टेटमेंट में मैसेज दे सकते हैं फिबोनाची सीरीज सी आउट f0, पहला नंबर 0 f0 में डिस्प्ले होगा, 2 नंबर्स के बीच में स्पेस के लिए ब्लैंक स्पेस, देन f1, f0 f1 2 नंबर्स डिस्प्ले हो गए, 0 और 1 डिस्प्ले हो गए। 15 में से 2 नंबर्स हमने डायरेक्ट डिस्प्ले कर दिए, तो बाकी के 13 टर्म्स हमको जनरेट करना है। उसके लिए फॉर लूप i = 0, i <13, i ++ 0 से स्टार्ट करेंगे, <13, 0 से स्टार्ट करेंगे, <13,
0 to 12 यानी टोटल 13 नंबर्स हो जाते हैं। F2 इक्वल टू F0 प्लस F1। तीसरा नंबर जनरेट करने के लिए मुझे इन दोनों को ऐड करना है। ये तीसरा नंबर जनरेट हो गया। जैसे ये नंबर जनरेट हो गया इसे आउटपुट में डिस्प्ले कर देते हैं। F2 पहले ब्लैंक स्पेस देंगे, F1 के बाद हमने स्पेस नहीं दिया था, यहाँ पहले स्पेस देंगे, उसके बाद F2 डिस्प्ले करेंगे। उसके बाद F0 और F1 की वैल्यूज चेंज करेंगे। F0 इक्वल टू F1 एंड F1 इक्वल टू F2। I इक्वल टू 0 के लिए पहली बार, देन I इक्वल टू 1 के लिए दूसरी बार, I इक्वल टू 2 के लिए तीसरी बार। ऐसे ये नंबर ऑफ 13 नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होगा। 13 नंबर्स 13 टर्म्स जनरेट होंगे और आउटपुट में डिस्प्ले भी होंगे। उसके बाद गेट CH देंगे, प्रोग्राम को एंड करेंगे। ये प्रोग्राम नंबर ऑफ टर्म्स चेंज करके पूछा जाता है। जैसे यहाँ मैंने इसको 15 टर्म्स के लिए डिजाइन किया है, ये पूछा जाता है 18 टर्म्स के लिए। अगर 18 टर्म्स के लिए पूछा है तो कहाँ चेंज करना पड़ेगा हमको? अगर 18 टर्म्स के लिए पूछा गया है तो कहाँ चेंजेस करने पड़ेंगे? 16 करना पड़ेगा। क्यों 16? क्योंकि दो टर्म्स हम लोग डायरेक्ट ले रहे हैं, पहले दो नंबर्स डायरेक्ट ले रहे हैं, तो यहाँ पे 16 करना होगा। वही I लेस देन 20 टर्म्स बोला है, तो 20 टर्म्स के लिए I लेस देन 18 करेंगे। बस उतना ही चेंज करना है, बाकी पूरा सेम रहेगा। सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स चेंज हो गए। इसका जो बेसिक कंसेप्ट है, इसका जो लॉजिक है वो चेंज नहीं होगा। नंबर ऑफ टर्म्स चेंज होंगे, बेसिक कंसेप्ट चेंज नहीं होगा। तो जहां सिर्फ यहाँ पे चेंजेस होंगे, इस नंबर में चेंज होंगे, बाकी और कहीं चेंज नहीं होगा। देन नेक्स्ट एरेज। सुना है क्या कहीं पे एरे? अभी तक के टॉपिक में कहीं एरे हमने सुना है? अच्छा, C++ में कहीं? कहाँ पे? नहीं, वो डेफिनेशन हो गया। इससे पहले कहीं? यस, एरेज डिराइव्ड डेटा टाइप्स में। डिराइव्ड डेटा टाइप्स में पहला डेटा टाइप है एरे। एरे इज अ सेट ऑफ हम लोगों ने बेसिक डेटा टाइप्स वाले कंसेप्ट्स अभी यहाँ तक लिए। इसके बाद डिराइव्ड डेटा टाइप्स आएंगे। डिराइव्ड डेटा टाइप्स में एरेज, फंक्शंस, पॉइंटर्स। अच्छा, एरेज के बाद मुझे याद दिलाना, अगर एरेज के बाद मैंने डायरेक्ट फंक्शन स्टार्ट किया तो मुझे याद दिलाना एरेज के बाद स्ट्रिंग लेना है। सेट ऑफ होमोजेनियस डेटा एलिमेंट्स stored in consecutive memory locations under a common variable name. डेटा स्ट्रक्चर में भी हमने सेम डेफिनेशन देखा था, सेट ऑफ होमोजेनियस डेटा एलिमेंट्स। होमोजेनियस डेटा एलिमेंट्स मींस सेम टाइप का डेटा। होमोजेनियस डेटा एलिमेंट्स यानी सेम टाइप का डेटा होगा। इसके टाइप्स, वन डायमेंशनल एरे, एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे, इसका सिंटैक्स डेटा टाइप
array name स्क्वायर ब्रैकेट में सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट ये एरे साइज बताता है, सबस्क्रिप्ट एरे साइज बताएगा और इस सबस्क्रिप्ट की वैल्यू हमेशा इंटीजर में होगी। सबस्क्रिप्ट एरे साइज या साइज ऑफ एरे बताता है इन इंटीजर। Size of array in integer. Then multi-dimensional array syntax. Multi-dimensional में सबस्क्रिप्ट पढ़ेंगे। ये लास्ट टाइम बताया था क्या मैंने प्रीति? मल्टी-डायमेंशनल वाला नहीं बताया था मैंने। सबस्क्रिप्ट 1, सबस्क्रिप्ट 2, ऐसे मल्टीपल सबस्क्रिप्ट अगर आते हैं तो इसे मल्टी डायमेंशनल एरे कहा जाता है। जो हम लोगों ने पैटर्न्स वाले एग्जांपल लिए थे जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स थे, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स थे। एक सबस्क्रिप्ट नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा सबस्क्रिप्ट नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा। इसका एग्जांपल अगर देखते हैं, इंटीजर डेटा टाइप इंटीजर, एरे नेम ए ले सकते हैं 3 3। ये 2 सबस्क्रिप्ट है, 2 डायमेंशनल एरे। 3 सबस्क्रिप्ट होंगे, 3 सबस्क्रिप्ट होंगे 3 डायमेंशनल एरे। ऐसे मल्टी डायमेंशन इसमें हो सकते हैं। डेटा टाइप एरे नेम सबस्क्रिप्ट 1, सबस्क्रिप्ट 2, सबस्क्रिप्ट 3, ऐसे मल्टीपल सबस्क्रिप्ट्स हो सकते हैं। 3 सबस्क्रिप्ट है तो 3 डायमेंशनल एरे, 2 सबस्क्रिप्ट है तो 2 डायमेंशनल एरे। देन 1 डायमेंशनल एरे, 1D एरे जो है इसके एग्जांपल्स। यहाँ हमने 2 डायमेंशनल एरे का एग्जांपल देखा। इंटीजर A33 मींस 3x3 का एरे बनेगा, जिसे हम लोग मैथ्स में डिटर्मिनेंट्स या मैट्रिक्स की टर्म्स में आइडेंटिफाई करते हैं। डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स बनेगा, 3x3 का डिटर्मिनेंट या 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा। देन 1 डायमेंशनल एरे जो होता है इसके एग्जांपल में इंटीजर डेटा टाइप अगर इंटीजर लेते हैं A10, नॉर्मली एक वेरिएबल अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, सिंपली अगर वेरिएबल इंटीजर a कंसीडर करते हैं तो इस इंटीजर a में एट अ टाइम a की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करना है मींस दूसरी वैल्यू अगर स्टोर करते हैं तो पहली वैल्यू डिलीट हो जाएगी। एक से ज्यादा वैल्यू इसमें स्टोर करना है तो सिंपल इस वेरिएबल में नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हम लोगों ने डिफाइन किया है एरे इंटीजर A10। अगर इंटीजर A10 या इंटीजर A5 कंसीडर करते हैं, छोटा लेते हैं, दिस A5 इज एरे ऑफ 5 इंटीजर्स, एरे ऑफ 5 इंटीजर्स जिसमें A0 यानी फर्स्ट नंबर होगा या फर्स्ट इंटीजर, A1 सेकेंड नंबर या सेकेंड इंटीजर, A2 थर्ड नंबर, ऐसे करते हुए A3 एंड A4 तक 5 नंबर स्टोर होंगे, फोर्थ नंबर एंड A4 में फिफ्थ नंबर स्टोर होगा। लोग इस एग्जांपल्स को लिखते वक्त इसी के साथ यहाँ लिख लेना, 1 डायमेंशनल के बाद सिंटैक्स और एग्जांपल्स इसी के साथ नीचे लिख लेना, ठीक है। उसके बाद फिर मल्टी डायमेंशनल एरे। देन फ्लोट कंसीडर करते K20, क्या रिप्रेजेंट करता है स्टेटमेंट? किस टाइप?
20 फ्लोट्स है, ठीक है, एरे ऑफ 20 फ्लोट्स, then double D25, array of 25 doubles, character CH50, क्या होगा कैरेक्टर CH50? array of 50 characters. ये पूरा पार्ट इस वन डायमेंशनल के साथ यहाँ पे ही लिख लेना इसको, उसके बाद मल्टी डायमेंशनल लिखना। एरे सेट ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स, होमोजीनियस वर्ड यूज किया हमने। होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स मींस अगर इंटीजर एरे डिक्लेयर करते हैं तो इस एरे में जो 5 एलिमेंट्स होंगे पूरे 5 एलिमेंट्स इंटीजर टाइप के होंगे। फ्लोट एरे डिक्लेयर करते हैं तो पूरे 20 एलिमेंट्स फ्लोट टाइप के होंगे। डबल में डिक्लेयर करते हैं तो जितने भी एलिमेंट्स है वो पूरे उसका डेटा टाइप डबल होगा। कैरेक्टर में डिक्लेयर करते हैं तो सभी एलिमेंट्स का डेटा टाइप कैरेक्टर होगा, उस वजह से इसे कहा जाता है होमोजेनियस डेटा एलिमेंट्स स्टोर्ड इन कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस। इसको मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं कि कैसे वो कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस में स्टोर होगा अंडर अ कॉमन वेरिएबल नेम। जैसे यहाँ पे दिखा है हमने A0, A1, A2, A3, A4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 तक तो नहीं जाएगा, 5 एलिमेंट है, 0 से स्टार्ट करते हैं तो 4 तक 5 एलिमेंट स्टोर होते हैं। वन डायमेंशनल एरे, इसका सिंटैक्स डेटा टाइप एरे नेम स्क्वायर ब्रैकेट में सबस्क्रिप्ट। उसके एग्जांपल्स लिए हमने इंटीजर A5, array of 5 integers, float K20, array of 20 floats, double D25, array of 25 doubles, character CH50, square bracket। यहाँ ध्यान रखेंगे ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट ही होना चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट सबस्क्रिप्ट। इससे पहले भी मैंने बोला था जहां राउंडेड ब्रैकेट्स है वहां राउंडेड ब्रैकेट्स ही होने चाहिए, ब्रैकेट्स चेंज नहीं करना है। जहां ब्रेसेस है वहां ब्रेसेस ही होंगे। जहां राउंडेड ब्रैकेट्स है चाहे 3 बार देना पड़े 4 बार देना पड़े, राउंडेड ब्रैकेट्स जहां है राउंडेड ब्रैकेट्स ही देंगे। सबस्क्रिप्ट मींस एरे रिप्रेजेंट करता है, अगर कहीं पे स्क्वायर ब्रैकेट कर दिए तो सबस्क्रिप्ट रिप्रेजेंट करेगा, और उस तरह से वेरिएबल हमने यूज नहीं किया तो एरर मैसेज आएगा। मल्टी डायमेंशनल एरे में डेटा टाइप एरे नेम एक से ज्यादा सबस्क्रिप्ट होंगे, सबस्क्रिप्ट 1, सबस्क्रिप्ट 2। अगर 2 सबस्क्रिप्ट है तो 2 डायमेंशनल एरे, 3 सबस्क्रिप्ट देते हैं तो ये 3 डायमेंशनल एरे बनता है। और ऐसे ही हम लोग इसका डायमेंशंस अगर रिक्वायर्ड है तो इंक्रीज करेंगे। हमको सिर्फ 1 डायमेंशनल एरे पढ़ना है, मल्टी डायमेंशनल एरे हमको नहीं है। लिख लो इसे। Representation of array in memory, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे इन मेमोरी। एरे को मेमोरी में रिप्रेजेंट करते हैं, कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस की जरूरत पड़ती है। एरे के लिए कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस होने चाहिए। कंसीडर करते मेमोरी लोकेशन 1000, 1001। जरूरी नहीं है 1000 से ही स्टार्ट करना है, रैंडमली कोई भी नंबर ले सकते हो। 1002, 1003, 1004। इसमें फर्स्ट नंबर स्टोर होगा, इसे कंसीडर करते हैं। यहाँ पे नंबर है 45, 46, 47, 59, 12। ये हो गया इसका फर्स्ट एलिमेंट। यहां लिख सकते हैं इसको एरे ए इक्वल टू, एंड इस फर्स्ट एलिमेंट
फर्स्ट एलिमेंट A0, मैंने कैपिटल A लिया है, A0 इक्वल टू 45 होगा। A0 की जगह हम लोगों ने जो मेमोरी लोकेशन लिया है A1000 इक्वल टू 45, A1001 इक्वल टू 46, A1002 इक्वल टू 47, A1003 इक्वल टू 59 और ऐसे ही एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। A1000 इक्वल टू 45 इज फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, ऐसे कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस चाहिए होंगे जितने हमको डेटा एलिमेंट्स स्टोर करने हैं। एरे क्रिएट करते हैं। क्रिएटिंग एरे यूजिंग in C++, hash include iostream.h, hash include conio.h, void main, इंटीजर में एरे लेते हैं, इंटीजर A10 एलिमेंट्स का 10 इंटीजर एलिमेंट्स के लिए एरे क्रिएट करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मुझे फॉर लूप यूज करना पड़ेगा। और एरे अगर हमको फॉर लूप आता है तो एरे का प्रोग्राम आराम से बन जाता है। इंटीजर A10 वेरिएबल I, CLR SCR 10 एलिमेंट्स 10 नंबर्स यूजर से कलेक्ट करेंगे। सी आउट एंटर 10 इंटीजर्स या 10 नंबर्स हो सकता है। अभी तक के कंसेप्ट में हमने सी इन ए इस तरह से स्टेटमेंट लिया था, लेकिन अब हमारे पास ए वेरिएबल ऐसा नहीं है। ए वेरिएबल सबस्क्रिप्ट की टर्म्स में है, सबस्क्रिप्ट है यानी एरे फॉर्म में है, तो यहां हमको सबस्क्रिप्ट भी देना पड़ेगा, सबस्क्रिप्ट फॉर्म में ही देना पड़ेगा। और इसको रिपीट करना है 10 नंबर्स के लिए, 10 टाइम्स रिपीट करना है। 10 टाइम्स रिपीट करना है तो फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर i इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, सी इन ए i इक्वल टू 0 फर्स्ट एलिमेंट, A0 से फर्स्ट एलिमेंट, i इक्वल टू 1 A1 से सेकेंड एलिमेंट, i इक्वल टू 2 A2 सेकेंड एलिमेंट, i इक्वल टू 9 10th एलिमेंट। ऐसे 10 एलिमेंट स्टोर हो जाएंगे। इसको आउटपुट में डिस्प्ले करने के लिए सी आउट /n एरे ए इक्वल टू, जहां मुझे सिंगल वेरिएबल में बहुत सारे वैल्यू स्टोर करना है, एरे वेरिएबल का यूज करेंगे। एरे का एडवांटेज है कि एक ही वेरिएबल में वी कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। जहां सेट ऑफ नंबर्स है, सेट ऑफ एलिमेंट्स है, ऐसी जगह एरे का यूज किया जा सकता है। देन जिस तरह से इनपुट में स्टोर करने के लिए हम लोगों ने फॉर लूप का यूज किया, 10 एलिमेंट्स थे इसलिए अभी भी हमको 10 एलिमेंट्स डिस्प्ले करना है। तो 10 एलिमेंट्स डिस्प्ले करने के लिए फिर से फॉर लूप की जरूरत होगी। फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, इनपुट की जगह आउटपुट स्टेटमेंट सी आउट ए आई। यहाँ पे इनपुट ऑपरेशन होगा, स्टोरिंग एलिमेंट्स या इनपुट बोला जा सकता है। तो यहाँ पे दिस लूप इज फॉर आउटपुट। ये वाला फॉर लूप इनपुट के लिए, ये वाला फॉर लूप आउटपुट के लिए। दो नंबर्स एलिमेंट डिस्प्ले करें हम लोग, दो एलिमेंट्स के बीच में स्पेस देना है, तो ब्लैंक स्पेस देंगे, गेट सी एच नहीं, गेट सी एच देंगे और क्लोजिंग ब्रेस। अच्छा, मैंने यहाँ ब्रेसेस नहीं दिया है, चलेगा क्या? ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस नहीं दिया है, चलेगा। एक ही स्टेटमेंट है, फॉर लूप के बाद एक स्टेटमेंट है और ब्रेसेस नहीं दिया तो चलेगा। नेक्स्ट, to print array
इन रिवर्स ऑर्डर। स्टोर करते वक्त A0 फर्स्ट नंबर स्टोर होगा, A1 सेकेंड नंबर स्टोर होगा, ऐसे करते हुए A9 10th नंबर होगा इनपुट साइड। लेकिन जब हम लोग आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट में A9 पहले आना चाहिए, फर्स्ट नंबर होगा, A8 सेकेंड नंबर होगा, और ऐसे ही करते हुए A0 10th नंबर या लास्ट नंबर होगा। क्या चेंज करना पड़ेगा प्रोग्राम में? स्टोर करते वक्त तो हमको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, इनपुट के लिए सेम i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 9 मीन्स i लेस देन 10 तक चलेगा। चेंज करना है हमको आउटपुट वाले लूप में। क्या करना पड़ेगा इसको? कैसे? नाइन से स्टार्ट करेंगे। i इक्वल टू 9, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस माइनस। बस लूप चेंज करना है। तो जो नंबर्स फॉरवर्ड ऑर्डर में स्टोर हुए थे आउटपुट में रिवर्स ऑर्डर में स्टोर प्रिंट होंगे। नंबर्स अगर हमने दिए थे 1 2 3 4, इस तरह से 1 2 3 4 5 नंबर्स दिए थे, तो आउटपुट में 5 4 3 2 1 ऐसे डिस्प्ले होंगे। समझ में आया क्या करना था? Then next, to store array in reverse order. array स्टोर करना है रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर में स्टोर करना है मीन्स A9 पे फर्स्ट नंबर होगा, A8 पे सेकेंड नंबर होगा, और A0 पे 10th नंबर होगा। जब हम लोग प्रिंट करेंगे इसको तो A0 पे फर्स्ट नंबर मिलेगा, A1 पे सेकेंड नंबर, और A9 पे 10th नंबर होगा। स्टोर करते वक्त मुझे स्टोर करना है कुछ इस तरह से 5 4 3 2 1, और प्रिंट करते वक्त 1 2 3 4 5 ऐसे प्रिंट करना है। तो कहाँ चेंजेस करने पड़ेंगे? फर्स्ट और सेकंड दोनों चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट फॉर लूप i इक्वल टू 9 से स्टार्ट होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस माइनस होगा। i इक्वल टू 9 से स्टार्ट किया, ठीक है, अप टू 0 माइनस माइनस। तो यहां पे इसको स्टार्ट करेंगे 0 से, लेस देन 10 i प्लस प्लस।